Hello everyone, I am Sir Gupta from Athra Commerce Classes। जैसे कि आप सभी जानते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। ये चैप्टर अभी जो चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में इंट्रोडक्शन था और उसके बाद में ड्रॉवी और ड्रॉवर के बारे में बताया गया था। बट यहाँ पर हम लोग बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल यानी कि उसको बोल देंगे हम लोग प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति बिल। और बिल्स पेबल का मतलब हो जाएगा दे बिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राप्ति बिल यानी कि बिल रिसीवेबल और दे बिल यानी कि बिल्स पेबल। तो हम लोग यहाँ पर बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? प्राप्य विपत्र, बिल बोलिए तो या विपत्र बोलिए तो बात एक ही हुआ। और दे बिल का मतलब होता है बिल्स पेबल, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में लिखे हैं बीपी यानी कि बिल्स पेबल और बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो यहाँ पर इसके टू काइंड्स हैं। पहले क्या है? विक्रेता अथवा आहर्ता के लिए। ओके, विक्रेता अथवा आहर्ता के लिए, विक्रेता के लिए बिल्स रिसीवेबल और क्रेता के लिए बिल्स पेबल। नो, मैंने कि क्रेता अथवा स्वीकारकर्ता के लिए बिल्स पेबल का यूज करेंगे हम लोग और विक्रेता या आहर्ता के लिए हम लोग बिल्स रिसीवेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल है। तो आप लोग पहले भी जैसे कि हम लोग बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग एसेट ही मानते हैं। इसको क्या मानेंगे हम लोग? एसेट ही मान सकते हैं, हम लोग एसेट्स मान सकते हैं। और इसको हम लोग लायबिलिटी भी मान सकते हैं, लायबिलिटी भी मान सकते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो तो उसमें हम लोग लायबिलिटीज और एसेट के बारे में देखेंगे। तो जब हम लोग कहने का मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बिल्स पेबल यानी कि लायबिलिटीज माना जाता है और कहने का मतलब है कि बिल रिसीवेबल यानी कि इसको हम लोग एसेट मानते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल को एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के, और लायबिलिटी साइड में हम बिल्स पेबल को दिखाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स में है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने यहाँ पर एक लिख रखा है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में होली मतलब बिल की अवधि है, बिल की अवधि यानी कि टर्म्स ऑफ बिल है। उसके बाद में है सहायतार्थ विपत्र यानी कि एकोमोडेशन बिल है। तो इसका ड्यू डेट यानी दे तिथि है। और 4 नंबर में है डेज ऑफ ग्रेस यानी कि अनुग्रह दिवस है। फिर इसके साथ मैच्योरिटी डेट यानी कि परिपक्वता तिथि। फिर उसके बाद में है परिपक्वता तिथि, मतलब कि इसे कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें नॉमिनल ड्यू डेट में क्या करेंगे हम लोग? 3 डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का जो 3 दिन होता है उस 3 दिन को जोड़ देंगे। और उसके बाद में डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल जाएगा, यानी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे परिपक्वता तिथि। ठीक है, जब बिल को भुनाने का तिथि होता है उसको बोलते हैं परिपक्वता तिथि। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिल की अवधि क्या है और ये बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्या है? प्राप्य बिल्स। देखिए बिल्स रिसीवेबल यानी कि देखिएगा, लिसन, जब लेनदार अथवा आहर्ता यानी कि जब लेनदार द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट को देनदार अर्थात आहार्य स्वीकार कर लेता है, यानी कि जब लेनदार द्वारा लिखा गया बिल देनदार स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो बिल के लेखक को लौटा लेता है। जैसे कि हमने क्या बताया था? ड्रॉवर और ड्रॉवी, यानी कि एक होता है ड्रॉवर होता है, जैसे कि ड्रॉवर, और ड्रॉवर लिखता है बिल किसको? ड्रॉवी को लिखता है। किसको लिखता है? ड्रॉवी को लिखता है, ड्रॉवी को लिखता है। तो ड्रॉवर राइट करता है बिल ड्रॉवी को, और ड्रॉवी इसको स्वीकार करके लौटा देता है ड्रॉवर को, यानी कि ड्रॉवी इसे एक्सेप्ट कर लेगा बिल को और लौटा देगा। ये इन्होंने ड्रॉवर क्या किया है? ड्रॉवी को सोल्ड किया है गुड्स को, और इन्होंने गुड्स का पेमेंट फिर मतलब इन्होंने एक बिल लिखा है ड्रॉवी के ऊपर, ठीक है, ड्रॉवी के ऊपर बिल लिखा है और ये बिल को एक्सेप्ट कर करके और इसको लौटा दिया जाता है। क्या करते हैं? लौटा दिया जाता है ड्रॉवर को। ये हो गया। तब लेखक के लिए लेखक के यानी कि ड्रॉवर के लिए क्या हो जाएगा? यह प्राप्य बिल हो जाएगा। ड्रॉवर के लिए क्या हो जाएगा? यह प्राप्य बिल हो जाएगा। अब देखिए दे विपत्र यानी कि बिल्स पेबल, यानी कि जब ऋणी
या देनदार अपने लेनदार के द्वारा लिखित बिल को स्वीकार कर लेता है, लिखित बिल को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और इसे वापस कर देता है, तब यह उसके लिए देय बिल कहलाता है। तब क्या कहता है, देय बिल। तो इसके लिए हो जाएगा देय बिल कहलाएगा और इसके लिए प्राप्य बिल कहलाएगा। ओके, प्राप्य बिल यानी कि ड्रॉवर के लिए और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल यानी कि देय बिल कहलाएगा। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, बिल की अवधि है, टर्म्स ऑफ बिल है। तो बिल की अवधि में क्या होता है, एक विनिमय विपत्र की अवधि कुछ भी हो सकती है। जैसे कि सामान्यतः एक बिल की अवधि 90 दिनों की होती है, यानी सामान्यतः एक बिल की अवधि की ना 3 महीने की होती है, यानी कि 90 दिनों की होती है। 90 दिन वाले विपत्र को आदर्श बिल माना गया है, यानी कि आइडियल बिल, इसको हम लोग 90 डेज वाले को मानेंगे। तो 90 डेज का जो बिल होगा उसको हम लोग क्या माने हैं, आइडियल बिल मानेंगे। ये क्वेश्चन में आ सकता है आइडियल बिल। ओके, आइडियल बिल किसे कहा जाएगा, कितने दिनों की अवधि को कहा जाएगा, तो 90 डेज, 60 डेज एंड 75 डेज। तो इसमें से हम 90 डेज को टिक आउट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया। अब है क्या, सहायतार्थ विपत्र क्या होता है, एकोमोडेशन बिल क्या होता है, यानी सहायतार्थ बिल यानी कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है। देखिए, यानी कि सहायतार्थ बिल से अभिप्राय ऐसे बिल से हैं जो बिना किसी प्रतिफल के लिखे जाते हैं या स्वीकार किए जाते हैं। यानी जो मतलब सहायतार्थ बिल ऐसे बिल को कहते हैं जो बिना किसी प्रतिफल के लिखे जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं या पृष्ठांकित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के बिल यानी लेखक तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखते हैं। ओके, तो ये तो कुछ दिनों के लिए लेखक अपने प्रतिफल, मतलब क्या होता है इसका, किसी मतलब कोई प्रतिफल इसका नहीं होता है सहायतार्थ बिल का, ठीक है। तो ये बिना प्रतिफल के लिखे जाते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं और या पृष्ठांकित भी किए जाते हैं। इसको पृष्ठांकित का मतलब इंडोर्स किया जाता है, थर्ड पार्टी को दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कि ड्यू डेट, ड्यू डेट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देय तिथि, देय तिथि से आज से उस तिथि से है जिस दिन विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र भुगतान के लिए देय होता है, और इसे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट भी कह सकते हैं। लोग इसको नॉमिनल ड्यू डेट भी कह सकते हैं, यानी कि नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि देय तिथि को ही हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट भी कह सकते हैं इसको। ओके, अब आ जाए क्या, जैसे कि अनुग्रह दिवस यानी कि डे ऑफ ग्रेस, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डे ऑफ ग्रेस यानी कि अनुग्रह दिवस। तो अनुग्रह दिवस में देखिए, अवधि विपत्र में बिल की स्वीकारकर्ता को विपत्र के भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, वही 3 दिन हमारे लिए क्या होता है, अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह दिवस यानी कि 3 दिन का रिबेट देना, जस्ट लाइक छूट देना। उसके बाद में जिसे अनुग्रह दिवस या रियायती हम लोग बोलते हैं, रिबेट वही जस्ट मैं बोला हूं, रियायती दिन भी बोल सकते हैं उसको। जैसे कि नॉमिनल हम लोगों को कहने का मतलब है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने के लिए, अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है तो डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट लिखेंगे, यानी कि देय की तिथि लिखेंगे, अंतिम में मतलब कब पेमेंट मिलना है उस डेट को नोट करने मेंशन कर देंगे और उसमें 3 डेज ऐड कर देंगे। 3 डेज ऐड करने के बाद में जैसे मान लीजिए सपोज डेट 5 जनवरी 2020 का मेरा क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट बनता है, यानी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी बनता है, पेमेंट की तिथि है, और यहाँ पर उसमें 3 डेज ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, यानी कि 6, 7, 8, हाँ 5 दिन 8, यानी कि 8 अप्रैल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अप्रैल। 3 मंथ का बिल आता है, तो अगर 3 मंथ का बिल आता है तो उसमें 3 डेज यानी कि 5 जनवरी, मान लीजिए कि 5 जनवरी है, कितने हैं, 5 जनवरी, जैसे कि 5 जनवरी का है, 5 जन 2020 को है एक बिल लिखाया, और 3 मंथ का टेनर है, ये 3 मंथ वाला बिल है। कितने मंथ वाला बिल है, 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स, तो जनवरी में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी टोटल, फरवरी टोटल, मार्च टोटल, तो आ जाएगा अप्रैल, यानी कि APR शॉर्ट में मैं लिखता हूं 2020। अगर अब 3 दिन का ग्रेस का बात है, 3 दिन ग्रेस यहां पर दे देंगे तो ऐड कर देंगे 8 अप्रैल 2020 आ जाएगा। ओके, तो ये अनुग्रह, आपका कहने का मतलब है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल जाएगा 8 अप्रैल 2020 का डेट निकल जाएगा। ओके, तो
8 अप्रैल 2020 का डेट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा मैच्योरिटी डेट कैसे निकाले हम लोग, डेट ऑफ डेज ऑफ ग्रेस क्या है, और ड्यू डेट क्या है, सहायतार्थ विपत्र क्या है, बिल की अवधि क्या है, टेन्योर ऑफ बिल क्या है। तो पहले मैं बता दिया कि बिल की अवधि 2 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, ठीक है, और या महीने में भी हो सकती है या दिन में भी हो सकती है बिल की अवधि। अब आइए, जैसे कि देखिए हम लोग जैसे कि पब्लिक हॉलीडे या संडे, जैसे कि 5 जन 2020 यानी जनवरी 5 जनवरी 2020 को बिल लिख रहे हैं और डेट ऑफ मैच्योरिटी उसका बन रहा है 8 अप्रैल 2020। सपोज दैट 8 अप्रैल 2020 अगर बाय द वे पब्लिक हॉलीडे रहता है या संडे रहता है, तो हमें 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल डेट ऑफ मैच्योरिटी बनता है, 7 अप्रैल डेट ऑफ मैच्योरिटी बनता है। ओके, अगर 7 अप्रैल बाय द वे फिर से, हाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं बोल दिया ना संडे, 8 अप्रैल कहीं संडे आ गया या ओकेजनली कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो हम लोग को 1 डे बिफोर का मैच्योरिटी डेट बन जाता है। अब यहाँ पर इमरजेंट हॉलीडे है, इमरजेंट यानी इमरजेंसी बोल सकते हैं, आपातकालीन छुट्टी, ठीक है। तो आपातकालीन छुट्टी में अगर किसी भी कार्यालय में आपातकालीन छुट्टी घोषित कर दी जाती है, तो आपातकालीन छुट्टी घोषित होने पर उसके 1 दिन बाद का मैच्योरिटी डेट निकलता है, 1 दिन बाद का। अगर बाय द वे आपातकालीन जैसे कि 8 अप्रैल को ही बाय द वे मान लेते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी में निकल रहा है, अगर 8 अप्रैल को बाय द वे कहने का मतलब है कि आपातकाल छुट्टी घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो आपातकाल छुट्टी घोषित कर दिया जाए तो छुट्टी शनिवार को पड़ रहा है और फिर उसे कल होकर के रविवार पड़ जा रहा है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी मंडे को बनेगा, यानी कि सोमवार को डेट ऑफ मैच्योरिटी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे था और इमरजेंट हॉलीडे यानी इमरजेंसी हॉलीडे भी था। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब प्राप्य विपत्र के 2 काइंड्स हो गए, यानी कि बीआर और बीपी। और बीपी में इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ बिल्स है, एकोमोडेशंस बिल्स है, और ड्यू डेट है, डेज ऑफ ग्रेस है, मैच्योरिटी डेट है। ओके, और हाउ टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट को किस तरह से हम लोग को निकालना है ये भी मैंने बताया। और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पर अगर पब्लिक हॉलीडे रहता है, संडे रहता है, तो किस तरह से हम लोग 1 डे बैक में जाते हैं, और इमरजेंसी हॉलीडे या इमरजेंट हॉलीडे में रहते हैं तो हम लोग कैसे 1 डे आफ्टर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को देखा, एंड हाउ टू कैलकुलेट डेट ऑफ मैच्योरिटी ये हम लोगों ने देखा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इससे जर्नल एंट्री रिलेटेड, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक ड्रॉवर है, एक है आपको ड्रवी है। तो हम लोगों को ड्रॉवर के बुक में ड्रवी का एंट्री करना है, यानी कि ठीक है। हम लोग जर्नल एंट्री में चलेंगे, तो जर्नल एंट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एंट्री, यानी हाउ टू जर्नल एंट्री, ओके, हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉवी। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।